हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि पीपीसी कर्व है क्या चीज़। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ पीपीसी। ठीक है, पीपीसी कर्व क्या होती है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक ऐसी कर्व जो क्या शो करती है, टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करती है जिनका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। फिर हमने उसकी कुछ बेसिक एजम्पशंस पढ़ी थी। पहली एजम्पशन क्या थी कि रिसोर्सेज का फुली और एफिशिएंटली हम यूज़ करेंगे। जहाँ पर फुली का मतलब होता था 100% यूज़ करना है और एफिशिएंटली का मतलब था विदाउट वेस्टेज यूज़ करना है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। और तीसरा क्या था कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक दो प्रॉपर्टी हैं पीपीसी कर्व की। ठीक है, तो ये क्या कहती है कि दो ही हमारे पास प्रॉपर्टी, पहली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कैसे जाती है? डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है। ठीक है भाई, हमने लास्ट क्लास में देखा था पीपीसी कर्व कुछ ऐसी होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, जहाँ पर हम क्या लेते हैं, गुड एक्स यहाँ ले लेते हैं और गुड वाई यहाँ ले लेते हैं। ये लाइन यहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक आ जाती है? नीचे की तरफ। तो इस लाइन को क्या बोला गया? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। कैसी? डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। इतनी बात आई समझ में। अब जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ना, वो तो तीन तरीके की हो सकती है। वो ऐसे भी हो सकती है, सीधी भी जा सकती है, ये भी। तीनों की तीनों क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। आई बात समझ में। लेकिन तीनों अलग अलग तरीके की होती हैं। नाम तो तीनों को क्या कहेंगे? ये डाउनवर्ड ही स्लोपिंग है, लेकिन इनकी जो शेप वो अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है भाई, फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, ये वाला पोर्शन कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर स्लोप डाउनवर्ड, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। कहता क्यों आती है भाई, ऐसा क्या रीजन है? ध्यान से सुनो भाई। अब है ना, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करती थी? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को। ठीक है, लेकिन हमें वो क्या देने वाली है? दो अलग अलग गुड्स के जब कॉम्बिनेशन बताएगी, तो अगर मैं एक गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा तो दूसरे गुड्स का मेरे को प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। आई बात समझ में। मान लो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। मैं अगर इसकी एक यूनिट बढ़ाऊँगा तो इसकी एक यूनिट मेरे को कम आना पड़ेगा। आई बात समझ में। एक यूनिट मैंने इसकी और बढ़ा दी, इसकी एक यूनिट कम आनी पड़ेगी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं, वो कम है। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि दोनों के दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए। इसलिए अगर मेरे को एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ध्यान से देखो, एक बार यहाँ देखते हैं। अगर मान लो इस पॉइंट पे हूँ, ये हमारी एक पीपीसी कर्व ड्रॉ है जहाँ पर ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, नीचे हमने लिया है गुड एक्स, यहाँ हमने क्या लिया, गुड वाई। ठीक है, अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, गुड वाई की 10 यूनिट बना रहा हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ गुड एक्स की भी मैं 1 यूनिट बनाऊँ। मैंने सिर्फ इसकी 1 यूनिट बनाई, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी यूनिट कुछ ना कुछ कम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसकी यूनिट कम करनी पड़ेगी। क्यों? जैसे ही मैंने इसकी 1 यूनिट ये बनाई तो ऑटोमेटिकली इसका प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। आई बात समझ में। जैसे ही मैंने इसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई तो इसका प्रोडक्शन कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर 4 मशीनें हैं। कितनी मशीनें हैं? 4 मशीनें। ठीक, और चारों की चारों मशीनें किसके प्रोडक्शन में यूज़ की जा रही हैं? गुड वाई के प्रोडक्शन में। ठीक है, अब प्रोड्यूसर चाहता है कि वो गुड एक्स का भी प्रोडक्शन करे। अगर वो गुड एक्स का प्रोडक्शन करेगा तो उसे कुछ ना कुछ मशीन उठा के यहाँ लेके आनी पड़ेगी। आई बात समझ में। अब वो एक मशीन उठाकर यहाँ ले आया, यहाँ आ गई एक मशीन और यहाँ रह गई हमारे पास 3 मशीनें। अब सोच के देखो, ये एक मशीन इसकी 1 यूनिट बना देगी, लेकिन उसके पास तो सिर्फ 3 मशीन रहेगी, यानी वो पहले से कम प्रोडक्शन करेगी। अब यानी हुआ क्या, हम यहाँ तो एक लेवल बढ़ गए, लेकिन यहाँ हम पीछे की तरफ आ गए। आई बात समझ में। तो हम कहाँ पहुँच गए? ए से बी पॉइंट पे। अब प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं 1 यूनिट और बनाऊँ, इसने 1 यूनिट और बना दी। अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। आई बात समझ में। लेकिन प्रोड्यूसर इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये भाई साहब चाहता है कि मैं 1 यूनिट और बनाऊं, ये 3 पे आया। ऐसा करने की वजह से ये भाई साहब फिर पीछे की तरफ पहुंच गया। क्लियर है ये? जैसे जैसे मैं इसकी एक एक यूनिट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे यहाँ यूनिट डिक्रीज होती चली जाएगी। रीज़न क्या है कि यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं।
इतनी बात क्लियर है। तो ये भाई साहब ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से ई पर स्विच होता रहेगा। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो पीपीसी कर्व है वो कैसा स्लोप होता है उसका, डाउनवर्ड। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज़ मैंने यहाँ बताई थी कि भाई एक मशीन, मैंने मशीन का एग्जांपल दिया कि यहाँ मेरे पास 4 मशीनें हैं, और अगर मेरे को इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है गुड एक्स का, तो कुछ रिसोर्सेज उठाकर यहाँ लाने पड़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ ले, यहाँ रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, यहाँ रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब यही रीजन है, इस लाइन का नाम क्या पड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इतनी बात क्लियर है। देखो इसी वजह से इस लाइन का क्या नाम पड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज थे इस गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए वो यहाँ से यहाँ तक स्विच हो रहे हैं। आई बात समझ में? इसी वजह से जो रिसोर्सेज यहाँ पर लगे हुए थे अब वो ट्रांसफ़र होकर कहाँ चले जाएंगे, गुड एक्स के प्रोडक्शन में। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये रीजन है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप क्या, उसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ देखो रीज़न क्या था, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हमारा जो स्लोप होता है पीपीसी कर्व का वो कैसा होता है, डाउनवर्ड। ठीक है भाई। दूसरी बात जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन के बारे में बताई थी, क्या बताई थी कि रिसोर्सेज यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। तो देखो, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन गुड टू अनदर गुड, पीपीसी नो एज ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इतनी बात आई समझ में? ठीक है भाई। अब बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना उसकी शेप कैसी है, कॉनकेव। ऐसी शेप है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। यहाँ 2 वर्ड आए हैं, एक कॉनकेव और दूसरा होता है ओरिजिन। अब ध्यान से देखो, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। ठीक है, दूसरी बात, ये जो शेप होती है ना, ये वाली शेप, इस शेप को बोला जाता है कॉनकेव। ठीक है, ये जो शेप उसे बोला जाता है स्ट्रेट लाइन, और इस शेप को बोला जाता है कॉन्वेक्स। क्लियर है भाई? ध्यान से सुनो, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो लाइन है वो 3 तरीके की हो सकती है, वो कॉनकेव भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, और वो कॉन्वेक्स भी हो सकती है। ठीक है, अब ये किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इस लाइन के स्लोप के ऊपर, इस लाइन की ढलान के ऊपर, कि कितनी तेज़ी से ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है। आई बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये इसकी जो शेप है ये कैसी है, कॉनकेव। इसका रीज़न क्या है, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का जो स्लोप है उसका नेचर है इंक्रीजिंग, वो बढ़ता है। ठीक है, अगर किसी भी लाइन का स्लोप अगर इंक्रीजिंग होगा तो उसकी शेप होगी कॉनकेव। ठीक है, अगर किसी भी लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट, तो उसकी शेप क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर किसी भी लाइन का स्लोप डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग नेचर का, तो उसकी शेप होगी कॉन्वेक्स। कैसी शेप होगी, कॉन्वेक्स। इतनी बात आई समझ में? ठीक है भाई। अब ये स्लोप इंक्रीजिंग, स्लोप कांस्टेंट और स्लोप डिक्रीजिंग होता क्या है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना एक बार इन्हें मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो तीनों की तीनों लाइन क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, सबसे पहले कॉनकेव की बात कर लेते हैं। अगर मैं गुड एक्स को बढ़ाऊंगा तो गुड वाई मेरे को डिक्रीज करनी पड़ेगी, ये बात कन्फर्म है। तभी ये कैसी लाइन है, कैसी लाइन है, कॉनकेव। ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं गुड एक्स की यूनिट को बढ़ाता हूँ, वाई को मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। अगर ये जो डिक्रीज किया जा रहा है हर एक लेवल पे पहले से ज़्यादा डिक्रीज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि इसका स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। दूसरा सुनो, मैंने क्या किया, गुड एक्स को बढ़ाया, गुड वाई को घटाना पड़ रहा है, लेकिन गुड वाई को जो घटाना पड़ रहा है हर बार इक्वल ही यूनिट घटानी पड़ रही है। ठीक है, जिस वजह से हम क्या कहेंगे कि इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो इसकी शेप कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर गुड, ठीक है, तीसरे पॉइंट देखते हैं। अगर गुड एक्स को अगर हम बढ़ाते हैं, वाई का डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जब हम वाई का डिक्रीज करते हैं तो वो डिक्रीज पहले से कम होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग नेचर का, इसलिए इसकी जो शेप हो कैसी हो जाती है, कॉन्वेक्स। ठीक है, अच्छा भाई, अगर देखो जिनको ये समझ नहीं आया ना, एक बार इसको डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ ना कुछ डायग्रामेटिकली आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ध्यान से देखना कि मैं क्या करता हूँ, मैंने इसकी एक यूनिट बनाई। ठीक है भाई, मैं पहुँच गया यहाँ तक,
फिर मैंने इसकी 1 यूनिट और बनाई, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, ये फिर मैंने इसकी 1 यूनिट और बनाई और इस बार लेवल बन गया ये। इतनी बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो लाइन है ना, इन लाइनों को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इससे आप अच्छे से समझ पाओगे। ध्यान से देखना, मैंने 1 यूनिट बढ़ाई, ठीक है, इस यूनिट के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये 1 यूनिट बढ़ाई थी। अब देखो ये वाली जो लाइन है सब इक्वल होने वाली है, ये देख रहे हो, ये वाली लाइन सब क्या है, इक्वल होने वाली है। मैंने यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाई थी, चलो मैं इसको डॉटेड बना देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाई तो हमारे पास y का डिक्रीज कितना हुआ, इतना सा, ठीक है। फिर से मैंने 1 यूनिट बढ़ाई, इस बार डिक्रीज कितना हुआ, इतना, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा। अगली बार फिर 1 यूनिट बढ़ाई तो डिक्रीज कितना हुआ, और भी ज़्यादा। अगली बार 1 यूनिट बढ़ाई और ये और भी ज़्यादा। आई बात समझ में? यानी ये हमें क्या बता रहा है, जैसे जैसे गुड एक्स की हम क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, वाई गुड्स की क्वांटिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। और जो डिक्रीज हो रही है वो किस नेचर में हो रही है, पहले कम लॉस करना पड़ेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। आई बात समझ में? देखो इसको हम कैसे देख सकते हैं, ये देखो पहले तो इतना सेक्रीफाइस किया, फिर इतना सेक्रीफाइस किया, फिर इतना सेक्रीफाइस किया और फिर इतना सेक्रीफाइस किया। देख रहे हो, एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए आपको दूसरे गुड्स की यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो किस नेचर में हो रहा है, इंक्रीजिंग नेचर में हो रहा है। आई बात समझ में? इसी को बोला जाता है इसका स्लोप। तो इसका नेचर कैसा हो गया, इंक्रीजिंग नेचर। ये बात आई समझ में? किसी भी लाइन का अगर स्लोप अगर वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि भाई अगर इसका स्लोप इंक्रीजिंग नेचर है तो उसकी शेप बनेगी कैसी, कॉनकेव बनेगी। यहाँ देखते हैं स्ट्रेट लाइन में। देखो स्ट्रेट लाइन में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है भाई। यहाँ देखो भाई, यहाँ पर मैं फिर से क्या कर देता हूँ, इनको डॉटेड कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने 1 यूनिट इंक्रीज़ की, इतना सेक्रीफाइस किया, फिर 1 यूनिट यूज़ की, इतना सेक्रीफाइस किया, फिर 1 यूनिट की तो इतना सेक्रीफाइस किया। ये यहाँ पर ये लेवल और ये लेवल तीनों ही क्या है, इक्वल है। यानी इस बार क्या हुआ, 1 यूनिट इंक्रीज़ करने से मैंने वाई गुड के कितना सेक्रीफाइस किया, इतना सेक्रीफाइस किया, तीनों के तीनों बराबर। इसी वजह से लाइन क्या बनी, स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में? एक बार ये देख लेते हैं कॉन्वेक्स वाली, ठीक है। ठीक है भाई, ये मैंने 4 लाइनें बना ली हैं, 1 2 3 4 करके। यहाँ इनका सेक्रीफाइस देखना, देख रहे हो। यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाई, सेक्रीफाइस किया इतना। एक काम करते हैं, इन सबको मिटा देते हैं। यहीं आ जाओ भाई, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर हुआ क्या, हमने ये 1 यूनिट बढ़ाई, सेक्रीफाइस किया इतना सारा, फिर 1 यूनिट बढ़ाई, इस बार सेक्रीफाइस किया थोड़ा कम, फिर 1 यूनिट बढ़ाई, इस बार सेक्रीफाइस किया उससे भी कम। इसका मतलब पहले तो सेक्रीफाइस ज़्यादा हो रहा था, फिर इससे भी कम हुआ और फिर इससे भी कम हुआ। इस वाले नेचर को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। आई बात समझ में? यानी हो क्या रहा है कि पहले मैंने एक गुड किसकी, एक ये क्वांटिटी में किसकी बढ़ा रहा हूँ, गुड एक्स की, तो वाई का सेक्रीफाइस हुआ पहले इतना, फिर इससे कम, फिर इससे कम। आई बात समझ में? इस तरीके के नेचर को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो तीनों के तीनों आपको ये डायग्राम समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ इतनी सी बात कहता है, अगर किसी का स्लोप इंक्रीजिंग नेचर का होगा तो उसकी शेप बनेगी कॉनकेव, ऐसी। अगर किसी का स्लोप कांस्टेंट होगा तो उसकी शेप बनेगी स्ट्रेट लाइन, और अगर किसी लाइन का स्लोप डिक्रीजिंग होगा तो उसकी शेप बनेगी कॉन्वेक्स। इतनी बात आई समझ में? ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनो, अभी तक हम पढ़ रहे थे स्लोप, ये जो लाइन है,
ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका जो स्लोप होगा उसी के नेचर के बेस पे इसकी क्या बनी होगी, शेप। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि इसका जो नेचर है, इसके स्लोप का जो नेचर है वो कैसा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग नेचर होने की वजह से इसकी शेप कैसी बनी, कॉनकेव। क्लियर है इतना। अब ध्यान से सुनो, जितनी भी कर्व होती हैं हम उनका स्लोप को क्या बोलते हैं, जैसे स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व, उस स्लोप का एक नाम होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर वो नाम क्या है, यहाँ पर नाम है MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या दूसरा नाम है इसका MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है भाई, हर कर्व के स्लोप को ऐसे ही बोला जाता है, स्लोप ऑफ, जैसे पीपीसी कर्व, अगर मान लो डिमांड पढ़ेंगे तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ आईसी कर्व, लेकिन उन सभी स्लोप का कोई ना कोई नाम होता है और इसका नाम क्या है, MOC या MRT। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव टू ओरिजिन क्यों होती है, कनकेव क्यों होती है, आप ये कहोगे कि कोई भी लाइन अगर कॉनकेव है वो उसके स्लोप की वजह से है। ठीक है भाई, अगर उसका स्लोप इंक्रीजिंग नेचर का होगा तो ये कैसी होगी, कॉनकेव। अगर किसी भी लाइन का स्लोप डिक्रीजिंग नेचर का होगा तो कैसी होगी, कॉन्वेक्स। ठीक है, और अगर किसी लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा तो उसकी शेप कैसी होने वाली है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, होप आपको इस सारे के सारे दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बस फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी दो ही प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इसका रीज़न क्या है, आप कहोगे जी लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, अब लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या बताओगे, ये कहता है अगर हमें दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन मेरे को कम करना ही पड़ेगा। क्यों, अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ाऊँगा तो जो रिसोर्सेज यहाँ लगे हुए हैं वो यहाँ लगाने पड़ेंगे, और यही रीजन है जो इसका नाम क्या पड़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। दूसरी बात क्या थी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है वो इंक्रीजिंग होता है, जिसकी वजह से इसकी शेप कैसी बनी, कॉनकेव। क्लियर है भाई, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चे, थैंक यू।